जलपुर संस्कार धनी का रहा जी। है और बेशक आज इस मुद्दे पे आप चर्चा करना लाजमी है, चूंकि संविधान चूंकि इसका जो मुख्य पृष्ठ है उसकी जो कलाकृति है वो कहीं ना कहीं आपके प्रति जुड़ी हुई है। किस तरीके से सफर शुरू हुआ और अंजाम तक कैसे पहुंचा? जी। भारतीय संविधान की मूल कृति का अलंकरण में सबसे बड़ा हाथ अगर हम कहें तो वो मेरे पिताजी व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी का ही है। और किस तरह से है वो मैं बताता हूँ, लेकिन एक उससे पहले थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि भारतीय संविधान का अलंकरण हुआ क्यों, इसका आइडिया कहाँ से आया। और कहीं ना कहीं वो उसका इतिहास भी जबलपुर से ही जुड़ा हुआ है। वो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हमारा जो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है, इसके पहले भी एक संविधान पे चर्चा हुई थी 1925 में, जिसको सोचा गया था कि बनाया जाएगा। और 1900 वो कहलाता था स्वराज संविधान। और स्वराज संविधान के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और काका कालिलकर उसकी चर्चा करने के लिए 1935 में जबलपुर आए थे। और मेरे पिता में मेरे दादाजी व्यवहार राजेंद्र सिंह जी के अतिथि थे वो। और उस वक्त काफ़ी चर्चा हुई थी इस बात की कि संविधान तो भविष्य की बात करेगा, लेकिन हमारी जो समृद्ध विरासत है, हमारी जो धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, उसका कहीं ना कहीं वो अगर छूट जाएगा हमारे संविधान से तो वो उचित नहीं होगा। तो अब उसके लिए शब्दों में तो उनको व्याख्या उनको लिखा नहीं जा सकता था इतनी बड़ी समृद्ध विरासत को। लेकिन जब ये चर्चा हुई कि एक चित्र 10,000 शब्दों के बराबर होता है, तो क्यों ना उसका चित्रांकन, उसका इलस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन का किया जाए, ये बात उठी थी। और इस पे तीनों के बीच सहमति भी बनी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काका कालिलकर और व्यवहार राजेंद्र सिंह के बीच में 1935 में जबलपुर में। ये बात वहीं ख़त्म हो गई होती 1949 में, जब अंतिम स्वरूप दिया जा रहा था हमारे संविधान को, सारी बहस हो चुकी थी और लिखा जा रहा था संविधान को। ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दिमाग में आई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो हेड भी थे, हमारे पहले राष्ट्रपति। तो उनके दिमाग में ये चर्चा 1935 वाली फिर से कौंधी कि क्यों ना हम, अब सही समय आ गया इसको करने का। तो उस वक्त जो सबसे बड़ा केंद्र था भारत में, भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चित्रकला की अगर हम बात करें, मॉडर्निज्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो शांति निकेतन सबसे बड़ा था, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा केंद्र था उस वक्त। उसमें जो सबसे बड़े चित्रकार, सबसे नामी चित्रकार थे, वो थे नंदलाल बोस। और नंदलाल बोस करीब, मेरे ख्याल से उस वक्त उनकी उम्र 65-70 साल के आसपास रही होगी। तो और इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके लिए हैंडल करना, तो खैर बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उस सवाल ही नहीं उठता। तो उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो थे मेरे पिताजी व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। तो उन्होंने ये दायित्व मेरे पिताजी को सौंपा कि यंग हो, कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, अनगिनत घंटे इसमें लगा सकते हो, तो और काम बहुत अच्छा है, तो क्यों ना इसका काम स्टार्ट करो। तो उन्होंने स्टार्ट किया इस पे काम करना, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी ने। और प्रियम्बल पेज उन्होंने बनाया, संविधान का जो प्रस्तावना पृष्ठ है ले जा करके उनको दिखाया, उनको बहुत पसंद आया। और उन्होंने कहा इसमें कहीं कोई एडिटिंग, कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसको तो फाइनल कर दो। इस तरह से बहुत सारे पेजेस जो हैं उसमें उन्होंने अपना काम किया, सिर्फ एक पेज में नहीं है, कई पेजेस में उन्होंने काम किया। और उन्होंने मना कर दिया था साइन करने से, कि मैं इसमें साइन नहीं करूँगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस बात का श्रेय लेना चाहिए कि संविधान का अलंकरण किसने किया है, लेकिन उनके गुरु नंदलाल बोस ने कहा कि नहीं, आपको साइन तो करना पड़ेगा, अगर आप इसको साइन नहीं करेंगे तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तब जा कर के उन्होंने प्रियम्बल पेज जो है, प्रस्तावना पृष्ठ, उसमें छोटा सा उन्होंने अपना शॉर्ट में साइन किया, राम मनोहर का शॉर्ट फॉर्म। बाकी पेजेस में उन्होंने राम मनोहर लिखा है, कई पेजेस में लिखा है उन्होंने। अलंकरण का काम बहुत बड़ा था, समय सीमा लिमिटेड थी, एक निश्चित सीमा के अंदर काम कंप्लीट करना था उनको। ये अलंकरण का काम और लेखन का काम दोनों ही 1949 में शुरू हुए थे। और नवंबर 1949 में हमने उसको अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारा गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन और 26 जनवरी 1950 को सबने उसमें साइन भी किए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी जो संसद भवन है। लेकिन तब तक अलंकरण का काम पूरा नहीं हुआ था, तो अब समय सीमा थी, जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करना था, और एक या दो लोगों के बस की बात थी नहीं। तो उसमें फिर मेरे फादर के बैच के और भी लोग थे जिनका हाथ बहुत अच्छा था, काम बहुत अच्छा था। उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया कि आप लोग हमारे साथ रहिए। तो उसमें से उनके कुछ सहपाठी थे, एक आध जूनियर भी थे, एक आध सीनियर भी थे। ऐसे करके उन्होंने और लोगों को जोड़ा। इसके बाद भी गति जो है वो उतनी तेज़ पकड़ नहीं पा रही थी। तो और दूसरी बात ये थी कि अलंकरण का काम शांति निकेतन में, कला भवन में हो रहा था, जहाँ पर टाइम के रिस्ट्रिक्शंस भी कहीं ना कहीं आड़े आते थे।
तो कुछ काम नंदलाल बोस जी के घर में जो स्टूडियो था वहाँ भी कुछ काम हुआ है। तो ऐसे में उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने भी योगदान इसमें दिया है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके लोग जुड़े उसमें, लेकिन मूल रूप से ये काम नंदलाल बोस ने व्यवहार राम मनोहर सिन्हा मेरे पिताजी को ही दिया था, और ये उन्होंने ही अलंकरण का काम, ज़्यादातर काम उन्होंने ही किया, एंड अकॉर्डिंगली उनके साइन है उसमें। कितना समय लगा इसमें, क्योंकि एक अलंकरण का तैयार होना जी, पूरा? ये मान के चलिए कि कम से कम 1 साल का समय पूरा का पूरा, मतलब मई 1950 में लगभग कंप्लीट हो चुका था, जहाँ तक मेरी जानकारी, जितना मुझे बताया। ये जानकारी भी है कि आपके पिताजी ने इस बात को कहा था कि उनका नाम सामने ना लाया जाए। जी जी, इस बारे में जी, ये यूनिक चीज़ें थी उस पीढ़ी की, उनके आदर्श, उनके वैल्यूज़, उनके जो मतलब उनकी जो सोच थी वो कितनी बड़ी थी और कितनी निस्वार्थ थी। ये एक बड़ी, मैंने आज के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि उन्होंने कहा था कि मेरे सामने या मेरे रहते इस बात का शोर ना मचाया जाए कि मैंने अलंकरण किया है। हम लोग पूछा करते थे कि आखिर क्या बात है, मतलब आप क्यों? बोले नहीं, ये तो हमारा एक कंट्रीब्यूशन है नेशन के प्रति, हम तो साइन भी करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आचार्य नंदलाल बसु ने कहा कि नहीं साइन करो, तो कर दिए साइन। और लेकिन वो करना नहीं चाह रहे थे, उसका श्रेय वो कह रहे थे किसी भी तरह से मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके लाइफ टाइम में तो हम लोगों ने भी उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, भाई नहीं पसंद था उनको ये चर्चा करना, लेकिन उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, थोड़ी रिसर्च भी की, बहुत सी चीज़ें वो नहीं भी बताते थे, बहुत सी चीज़ें बताते थे, तो हम लोग खुद गए, पार्लियामेंट भवन में गए और वहाँ जा कर के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ निकाली, तब ये बात सच सामने आया कि हाँ उनके वाकई उनके साइन हैं पेजेस पे, उन्होंने किया है। तो ये बहुत सी चीज़ें सामने आई, जानते हम शुरू से थे, लेकिन वो उसको ज़्यादा प्रसारित करने के पक्ष में अपने जीवन काल में वो नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए, और उन्होंने बताया भी है, लेकिन उनका ये था कि इसमें ज़्यादा शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। भारत की संपूर्ण संस्कृति को उस क्षेत्र में ढालने की जी परिकल्पना जो थी वो जी प्रदर्शित होती है कहीं जी ना कहीं। जी और बाकी इक्वलिटी, जस्टिस का जो हम जिक्र जी करते हैं, जी उसका एक जीवंत उदाहरण भी वो है। जी जी बिल्कुल। देखिए, हमारे जो संविधान है उसमें जो कलाकृतियाँ हैं वो बड़ी डाइवर्स हैं, वैसी ही उतनी ही डाइवर्स हैं जितनी डाइवर्स हमारी भारतीयता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो बात है, हमारा जो वाक्य है, उसमें कई बैकग्राउंड्स, क्योंकि हमारा जो भारत राष्ट्र है ये कई बैकग्राउंड से, कई दौर से गुजरा है। इसमें शुरू के कई सहस्त्राब्दियाँ, कई मिलेनियम जो हैं वो उसमें एक सा माहौल रहा है, फिर धीरे धीरे लोग आके बसते चले गए, फिर आक्रांता भी आए, युद्ध भी हुए, दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव भी पड़ा। लेकिन हमारी भारतीय संविधान का जो अलंकरण है, इसमें जो चित्र शैली का जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग का इस्तेमाल हुआ है, ये विशुद्ध भारतीय शैली है, जो कि आक्रांताओं और अन्य सभ्यताओं के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है, ऐसा मेरा मानना है। कि उसमें जो डिपिक्शन है, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बातों पे जिन पे फोकस करता है, कि प्रीएम्बल में भी जो 4 बातें लिखी गई हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये चारों चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से चित्र जो हैं वो भी उसको कन्फर्म करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को लिख पाना तो संविधान में संभव नहीं होता है, लेकिन चित्र जो हैं वो काफ़ी कुछ जो हैं कह जाते हैं। और इसमें भी मैं ख़ास तौर से जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो है इक्वालिटी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये चित्रों के माध्यम से भी डिपिक्ट हुआ है हमारे संविधान में। एक जो मैं बताना चाह रहा था, एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इसका जबलपुर से रिलेटेड, वो ये है कि संविधान की अलंकरण के लिए बहुत सारे चित्र बनाए गए थे, लेकिन संविधान का मूल उद्देश्य था उन टेक्स्ट्स को लिखना जो कि जिससे हमारे गणतंत्र की दशा दिशा निर्धारण करने के लिए जो टेक्स्ट था। तो चित्रों को लिया तो गया, लेकिन इससे ज़्यादा चित्र बने थे जितने लिए गए थे। तो जो चित्र बच गए थे, अब प्रश्न ये आया कि उनका कैसे सदुपयोग किया जा सके। तो वो सारे के सारे चित्र जो हैं वो जबलपुर लाए गए, और जबलपुर के शहीद स्मारक में जो आप चित्रण देखते हैं, ये वही चित्र हैं जो कभी ना कभी संविधान के लिए तैयार किए गए थे, या मंशा थी उनको संविधान में स्थान दिए जाने की, लेकिन नहीं दिया जा सका।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आप संविधान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और फिर भी आप देखना चाहते हैं कि संविधान में अलंकरण किस प्रकार का है और किस प्रकार के चित्र उसमें लगे हुए हैं, तो आपका स्वागत है। आप जबलपुर आइए और जबलपुर में शहीद स्मारक में उन चित्रों को देखिए।